Good morning, students. Welcome to this last lecture of Unit 1 of Investment Analysis. I, Ritu Singh, will be discussing on the topic of foreign exchange market today. And at the end of lecture, we will talk about some important topic also. So, if whenever you're going to sit for exams, you are aware about the important topics which might come from the Unit 1, the questions which have more chances of appearing in the exam from unit 1 of investment analysis. तो हम इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के लास्ट टॉपिक जो कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है उससे स्टार्ट करेंगे आज. So the topic here is investment analysis, and first unit introduction we are discussing about. अब लास्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं ये चाहूँगी कि मैं आप लोगों से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वन बाय वन साथ साथ डिस्कस करती जाऊँ जो भी हमने पिछले 7 या 8 लेक्चर्स में पढ़ा. तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट सबसे बेसिक टॉपिक है, इससे शॉर्ट आंसर्स आ सकते हैं. तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच की डिफ्रेंसिएशन आपको पता होनी चाहिए. सेविंग और इन्वेस्टमेंट करना क्यों ज़रूरी है, किस तरीके से ये हमारी इकोनॉमी को ड्राइव करते हैं, why it is important, how it prospers our economy, you should be aware of it. और सेविंग और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो रिस्क होते हैं उसके बारे में भी आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए. What is the role of saving practices in day-to-day life, and ना सिर्फ एक इंडिविजुअल की लाइफ में बट सेविंग प्रैक्टिसेस का नेशनल जीडीपी पे क्या फ़र्क पड़ता है, किसी कंट्री की इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये भी आप अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं. पॉलिसी मेकर्स किस तरीके से लोगों में सेविंग्स इनकरेज करने की कोशिश करते हैं. अगर आपको एग्जाम्पल दिया जाए तो हमारी कंट्री में 2014 में जनधन योजना आई थी. उससे पहले तक मोर देन 70% पीपल वर नॉट हैविंग अ बैंक अकाउंट इन आवर कंट्री. जनधन योजना ने इस चीज़ को तय किया, इस चीज़ को इंश्योर किया कि हर व्यक्ति के पास अपना एक सेविंग्स बैंक अकाउंट हो, और जब उसके पास बैंक अकाउंट होगा तो वो इस चीज़ के लिए इनकरेज होगा कि वो अपने घर में मनी को आइडियल ना रखे और उस पैसे को बैंक में डाले, उसको उससे कुछ इंटरेस्ट मिले, उससे उसकी कुछ सेविंग्स हो, और वो पैसा जो बैंक के पास आने वाला है वो उसको यूज कर सके कंट्री के आगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे. सो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का जो पॉइंट है, इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा. ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का भी हो सकता है, 6 मार्क्स का भी हो सकता है, तो इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा. उसके बाद हमने जो डिस्कशन किया था वो हमारा फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का था. फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज क्या क्या होती हैं, किस तरीके से वो हमें हेल्प करती हैं, हमारी इकोनॉमी को हेल्प करती हैं, किस तरीके से वो डिपॉजिटर्स को, इन्वेस्टर्स को और के पैसे को बोरोवर्स के लिए, बिजनेसेस के लिए एक प्लेटफॉर्म पे लाती हैं, और बोरोवर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए इजी बनाती हैं कि उनके मनी का प्रॉपर यूज हो सके और वो इकोनॉमी में कैश फ्लो का पार्ट बन सके. टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स हमने पढ़ी, उसको डिस्कस किया. फिर फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स के जो भी एडवांटेजेस हैं कि रिस्क को कम करते हैं, कन्वीनियंस क्रिएट करते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल रहती है, लिक्विडिटी बनी रहती है और इन्वेस्टमेंट भी आपका सेफ रहता है. कुछ इसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो ये हैं कि लो रिटर्न मिल सकता है इन्वेस्टर को, और जो बोरोवर है उसको हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है. कभी कभी फीस एंड कमीशंस भी का प्राइस भी या उनकी जो परसेंटेज होती है वो ज़्यादा होती है. देन वी केम टू द फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया. तो इसमें हमने मनी मार्केट पढ़ा और कैपिटल मार्केट पढ़ा. मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट से अगर क्वेश्चन आएगा तो इनके डिफ्रेंसिएशन पे आ सकता है. तो अगर आप मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट की जो तैयारी है वो डिफरेंशियल बेसिस पे कर रहे हैं, आप उन दोनों के पॉइंट्स को, उन दोनों के प्रॉपर्टीज़ को, उन दोनों के ऑपरेशंस को के जो पॉइंट्स हैं उनको अगर आप टैबुलेटेड फॉर्म में बना रहे हैं तो आपके लिए मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बीच में कंपैरेटिव स्टडी करना काफ़ी आसान हो जाएगा. एंड you will be able to write a good answer also, because मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट दोनों आपस में दोनों एक साथ एक कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं और एक दूसरे की वर्किंग को, फाइनेंसिंग को फैसिलिटेट करते हैं.
तो इन दोनों के जो अगर आप कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. Then after that, next point was money market instruments and capital market instruments. इस पे भी एक डिफरेंशियल क्वेश्चन या टैबुलेटेड क्वेश्चन आ सकता है. तो वहाँ पे आपको कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की वैलिडिटी को, टाइम पीरियड को कंपेयर करके आंसर लिखना होगा. देन उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था वो था बॉन्ड मार्केट. बॉन्ड मार्केट क्या है और इक्विटी मार्केट क्या है, कैसे ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, किस तरीके से एक जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है या कोई भी बिजनेस है जब इन्वेस्टमेंट करता है या कैपिटल रेज करता है तो वो डेट और इक्विटी दोनों से रेज करता है. उसकी ये पूरी कोशिश रहती है कि बॉन्ड कुछ परसेंटेज बॉन्ड मार्केट से भी आए और कुछ परसेंट इक्विटी मार्केट से भी आए, क्योंकि बॉन्ड मार्केट की अपनी एडवांटेज ये है कि कंपनी की जो ओनरशिप है वो डाइल्यूट नहीं होती, बट इंटरेस्ट जो पेमेंट है एक मैंडेटरी एक्सपेंस बन जाता है. इक्विटी मार्केट की एडवांटेज ये है कि डिविडेंड आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डिसीजन पे डिपेंड करता है कि आपको डिविडेंड पे करना है या नहीं करना है. बट अगर आप इक्विटी मार्केट से पैसा रेज कर रहे हैं तो कंपनी की ओनरशिप डाइल्यूट हो जाती है. तो दिस वाज अबाउट डेट एंड इक्विटी मार्केट. इसको इसको भी आप कोशिश कीजिएगा कि आप कंपैरेटिव फॉर्म में, टैबुलेटेड फॉर्म में पढ़ने की कोशिश करें, तो जब आप आंसर लिख पाएंगे तो अच्छे आंसर लिख पाएंगे और अच्छे नंबर भी सिक्योर कर पाएंगे. फिर हमने पढ़ा बुलियन मार्केट. बुलियन मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे गोल्ड और सिल्वर की ट्रेडिंग होती है. ये काफ़ी सक्सेसफुल मार्केट है क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर की रिक्वायरमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड एवरी पर्सन को है. हर व्यक्ति गोल्ड और सिल्वर को एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट मान के चलता है, क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर प्रेशियस मेटल है. तो इनकी वैल्यू में इन्फ्लेशन होता है, इनकी वैल्यू बढ़ती ही है मार्केट के अकॉर्डिंग. तो बुलियन मार्केट को थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये भी एक मॉडरेटली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. फिर हमारे सिलेबस का जो लास्ट टॉपिक है वो आता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जिसको हम इस लेक्चर में कवर करेंगे और ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग. और जैसा कि मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन पेपर्स में देखा है, अपनी बीपीडी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर्स में भी देखा है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का जो क्वेश्चन है, चाहे वो सब्जेक्ट वाइज हो चाहे टॉपिक वाइज हो, ये एग्जाम में इसके आने की संभावना 80% से ऊपर रहती है. इसका जो अकरेंस है, इट हैज बीन मोर देन 80% टाइम्स इन क्वेश्चन पेपर्स दैट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्वेश्चन इज आस्क्ड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन पेपर ऑफ इन्वेस्टमेंट एनालिसिस. तो आज हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को हम लोग फॉरेक्स के नाम से भी जानते हैं, करेंसी मार्केट के नाम से भी जानते हैं. ये बेसिकली ओवर द काउंटर मार्केट है और ये डिटरमाइन करता है कि अराउंड द वर्ल्ड जितनी भी करेंसीज एग्जिस्ट कर रही हैं उनका एक्सचेंज रेट क्या होगा. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो प्लेयर्स होते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो इन करेंसीज को बाय करते हैं, सेल करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, स्पेकुलेट करते हैं. Foreign exchange markets are made up of banks, forex dealers, commercial companies, central banks, investment management firms, hedge funds, retail forex dealers and investors. तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आपका बैंक भी आता है, फॉरेक्स डीलर्स भी आते हैं, कमर्शियल कंपनीज भी आते हैं, सेंट्रल बैंक्स भी इसमें पार्ट लेते हैं, रेगुलेट करते हैं कि इकोनॉमी के अंदर कितनी फॉरेन करेंसी रहेगी और कितनी हमारी डोमेस्टिक करेंसी फॉरेन नेशंस में जाएगी. अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को समझने के लिए हमें क्या करना है, व्हाट आर द की पॉइंट्स व्हिच वी नीड टू नो, दैट इट इज one of the original financial market formed to bring structure to a huge and ever increasing global economy. तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केट है क्योंकि ये ग्लोबल इकोनॉमी को, हमारे जो क्या कहते हैं एवर एक्सपेंडिंग इकोनॉमी है, ग्लोबलाइजेशन हो गया है, कई सारी कंट्रीज आपस में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस करती है. तो उस चीज़ को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देने के लिए, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए, प्रॉपर एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चलाने के लिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का फॉर्मेशन हुआ. इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम इट इज द लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड. अब क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग डिफरेंट कंट्रीज के बीच में हो रही है,
तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट है हमारे वर्ल्ड का। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट हर कंट्री का अलग अलग हो सकता है। बुलियन मार्केट में हम सिर्फ दो कमोडिटीज एक्सचेंज कर रहे हैं, गोल्ड एंड सिल्वर की या प्रेशियस स्टोन्स की। बट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हम करेंसीज एक्सचेंज कर रहे हैं और करेंसीज के बेसिस पे हम कोई भी कमोडिटी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का जो कवरेज एरिया है, जो स्पेक्ट्रम है, वो बहुत ही ब्रॉड है, इसीलिए ये लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट है वर्ल्ड में। So forex market also enables currency conversion of international trade for settlement and investment. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो भी आपकी करेंसीज ट्रेड हो रही है वो हमेशा पेयर में ट्रेड होती है, ऑलवेज इन पेयर्स। करेंसीज आर ऑलवेज ट्रेडेड इन पेयर्स, यानी कि दो करेंसीज आपस में एक साथ रहेंगी, कंपैरेटिव फॉर्म में रहेंगी अगर फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग हो रही है। ये फॉर एग्जांपल आपका डॉलर एंड रुपीस, अगर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में करेंसी ट्रेड हो रही है तो पेयर में होगी। एक एक डॉलर के लिए आपको 70 रुपीज पे करने हैं, या फिर 1 रुपी के लिए आपको $0.30 पे करने हैं। इस तरह से ट्रांजैक्शन होगा। So currencies are always traded, so the value of one of the currencies in that pair is relative to the value of other currencies. This determines how much of countries A currency can buy the currency of country B, and vice versa. So establishing this relationship price for the global market is the main function of foreign exchange market. This also enhances liquidity in financial markets and creates an overall stability. तो ये जो पेयर है, ये एक दूसरे की रिलेटिव वैल्यू पर डिपेंड करता है, और इससे ये पता चलता है कि हम एक कंट्री की करेंसी से दूसरे कंट्री की कितनी करेंसी परचेज कर सकते हैं। जिसका मैंने एग्जांपल दिया कि $1 परचेज करने के लिए हमें 70 इंडियन रुपीज खर्च करने पड़ेंगे, या फिर वाइस वर्सा। तो यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में डिफरेंट करेंसीज के बीच में प्राइस इस्टेब्लिश हो जाता है। इस प्राइस से ये भी पता चल जाता है कि कौन सी कंट्री स्ट्रॉन्गर साइड पे है और कौन सी कंट्री आपकी वीकर साइड पे है, कौन सी कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रॉन्गर है या डेवलप्ड है, और दूसरी कंट्री की इकोनॉमी आपकी कम डेवलप्ड है या फिर उस वहाँ पे ट्रेडिंग कम होती है, अंडर डेवलप्ड है। इस वजह से, इस फीचर की वजह से फाइनेंशियल मार्केट, जो फॉरेन एक्सचेंज का फाइनेंशियल मार्केट है, वहाँ पे लिक्विडिटी इनहांस हो रही है, और इस रूल की वजह से, इस प्रॉपर रेगुलेशन की वजह से इस मार्केट की ओवरऑल स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करी है। So the value of the country's currency depends on whether it is a free float or a fixed float. जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो डीलिंग्स हो रही हैं, एक कंट्री के अंदर किसी करेंसी का रेगुलेशन कैसे होता है, इसके दो फैक्टर्स होते हैं, फ्लोटिंग और फिक्स्ड करेंसीज। फ्लोटिंग में भी दो पॉइंट्स होते हैं, फ्री फ्लोट और फिक्स्ड फ्लोट। फिक्स करेंसी सिस्टम में क्या होता है कि कंट्री किसी एक बेसिस पे अपनी करेंसी को फिक्स करती है और उसी के हिसाब से उसकी प्राइस तय करती है। फ्लोटिंग करेंसीज के केस में यह होता है कि जो किसी करेंसी की मार्केट में रिलेटिव डिमांड और सप्लाई क्या है, इससे डिपेंड करता है कि उस करेंसी की प्राइस कितनी होगी, और फिर उसमें भी फ्री एंड फिक्स फ्लोट के ऑप्शंस लगते हैं। तो इसमें अगर हम आगे देखें तो फ्री फ्लोटिंग करेंसीज आर दोज whose relative value is determined by free market forces such as demand and supply relationships. तो फ्री फ्लोट में आपका सप्लाई एंड डिमांड रिलेशनशिप मार्केट का कैसा है, उससे करेंसी की वैल्यू डिटरमाइन होती है। और a fixed float is where a country's governing bodies set its currency relative to other countries, often by pegging it to some standard. फिक्स फ्लोट में क्या हो रहा है कि करेंसी की वैल्यू उस कंट्री की गवर्निंग बॉडी या उस कंट्री का सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है, और किसी स्टैंडर्ड पे पेग करके उसकी वैल्यू डिसाइड करता है। फॉर एग्जांपल हमारे कंट्री में, हमारे इंडिया में, गोल्ड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग करेंसी की वैल्यू इफेक्ट होती है, उसकी वैल्यू डिसाइड होती है। तो अगर हम फ्री फ्लोटिंग करेंसीज की बात करें तो उसका एग्जांपल होंगी आपकी यूएस डॉलर, जापानीज येन एंड ब्रिटिश पाउंड। यानी कि डॉलर, येन और ब्रिटिश पाउंड की जो वैल्यू है मार्केट में उनकी सप्लाई और डिमांड रिलेशनशिप पे डिसाइडेड रहती है। और जो चाइनीज युआन है आपका और इंडियन रुपी है, ये आपका फिक्स फ्लोटिंग करेंसीज का एग्जांपल है, जिसमें जो इंडियन रुपी का जो प्राइस पेगिंग है वो गोल्ड के बेसिस पे होती है, गोल्ड रिजर्व के बेसिस पे की जाती है।
So one of the most unique features of forex market is that it is comprised of global network of financial centers that does the transaction 24 hours a day, closing only on weekends. तो आपका जो ग्लोबल मार्केट का ट्रांजैक्शन है, जो फॉरेक्स मार्केट का ट्रांजैक्शन है, वो 24 आवर्स डे होता है और सिर्फ वीकेंड पे ही क्लोज होता है. वीकेंड पे ये कैलकुलेट किया जाता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉरेक्स मार्केट के थ्रू कितना ट्रांजैक्शन हुआ, और क्योंकि ये ट्रांजैक्शन बहुत ह्यूज क्वांटिटी का होता है, इसलिए 2 दिन का क्लोजर जरूरी होता है उन सारे ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड एंड चेक करने के लिए. इस फैक्टर की वजह से जो करेंसी मार्केट्स की, फॉरेक्स मार्केट की जो लिक्विडिटी है वो काफ़ी इन्हांस होती है और इन्वेस्टर्स को काफ़ी वैरायटी मिलती है अपने एसेट्स के इन्वेस्टमेंट को चूज करने के लिए. अगर हम मोस्ट लिक्विड ट्रेडिंग पेयर्स की बात करें डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में, तो उसके एग्जांपल है आपके यूरो डॉलर, डॉलर येन एंड देन पाउंड डॉलर. ये जो 3 पेयर हैं ये लिक्विडिटी के बेसिस पे डिसेंडिंग ऑर्डर पे है, जिसमें टॉप पे आता है आपका यूरो एंड डॉलर. ये सबसे स्टेबल पेयर है और मोस्ट इजीली लिक्विड ट्रांजेक्शंस करता है. उसके बाद आपका यूएस डॉलर एंड जापानीज येन आता है और थर्ड नंबर पे आपका ग्रेट ब्रिटेन पाउंड एंड यूएस डॉलर आता है. When trading currencies, they are related in pairs such as US dollar, Canadian dollar, US dollar, euro, US dollar and Japanese yen. ये रिप्रेजेंट करते हैं यूएस डॉलर की कनेडियन डॉलर के कंपैरिजन में उसके वर्सेस में क्या वैल्यू है, या फिर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूरो वर्सेस यूएसडी और यूएस डॉलर वैल्यू इन कंपैरिजन टू जापानीज येन. So now what are the key points of foreign exchange management and foreign exchange market? It is the over the counter marketplace. पहला पॉइंट ये कि ओवर द काउंटर मार्केट है और ग्लोबल करेंसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितनी भी करेंसीज है उसके एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करता है. दूसरा पॉइंट, ये लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट है और ये 24 घंटे चलता है एक्सेप्ट वीकेंड. फिर तीसरा पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे हमेशा जो भी ट्रेडिंग होती है, जो भी वैल्यू ट्रेडिंग होती है करेंसीज के बीच की, वो हमेशा पेयर में होती है और वो पेयर उन दोनों करेंसीज की रिलेटिव वैल्यू को बताता है. What is the benefit of using forex market? फॉरेक्स मार्केट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? कुछ की फैक्टर्स हैं जो कि फॉरेक्स मार्केट को स्टॉक मार्केट की तरह काफ़ी सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल प्लेस बनाते हैं. पहली बात तो यहाँ पे थोड़े देयर आर फ्यूअर रूल्स एंड वट एवर रूल्स आर हेयर दे आर वेरी स्ट्रिक्ट एंड बट दे आर फ्लेक्सिबल ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पे कई सारी कंट्रीज के बीच के ट्रांजेक्शन की बात हो रही है. हर कंट्री का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं वो अलग होते हैं. हालांकि अब एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी आता है जिसे मैक्सिमम कंट्रीज फॉलो करने की कोशिश करती हैं. और फॉरेक्स का नेक्स्ट तीसरा बेनिफिट ये है कि कोई क्लियरिंग हाउसेज नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा सेंट्रल बॉडीज इसको गवर्न नहीं करती हैं और ये कहीं से भी इलेक्ट्रॉनिकली आप इसको मैनेज कर सकते हैं अपनी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स को. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कई सारे इन्वेस्टर्स को ट्रेडिशनल फीस या कमीशन दूसरे मार्केट में पे नहीं करनी पड़ती. और दूसरी चीज़ ये नेक्स्ट पॉइंट ये कि क्योंकि ये 24 घंटे ये मार्केट चलता है, ट्रेडिंग इसमें 24 घंटे होती है, तो इसमें जो इन्वेस्टर्स है अपने टाइम जोन के अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, अपने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है. वो कभी भी ऑनलाइन जा सकता है और अपनी ट्रेडिंग्स को चेक कर सकता है. दूसरी चीज़, अगर आप रिस्क एंड रिवॉर्ड के बारे में सोच रहे हैं तो फॉरेक्स मार्केट आपको ये लिबर्टी प्रोवाइड करता है, ये ईजीनेस प्रोवाइड करता है कि आप कभी भी इस मार्केट में एंट्री कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट रियलाइज करके इस मार्केट से बाहर भी निकल सकते हैं. So, finally, Forex is a marketplace where various national currencies are traded. So, Forex market is the largest, most liquid market in the world with trillions of money, trillions of dollars, trillions of rupees changing hands every day. There is no centralized location. Rather, foreign exchange market is an electronic place. एक electronic network है banks का, brokers का, institutions का और individuals का. Many entities from financial institutions to individual investors have currency needs and may also speculate on direction of particular pair of currencies movement.
They post their orders to buy and sell currencies on a network, so that they can interact with other currency orders from other parties. तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आपको 24 घंटे आपकी करेंसी नीड्स को केटर करता है. आप इसके इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पे जाके करेंसीज अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हैं. इसमें अगर हम एक एग्जांपल दें तो एक ऑर्गेनाइजेशन है बुक माई फॉरेक्स, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजेशन है बुक माई फॉरेक्स, जिसके थ्रू आप जाके आप करेंसीज परचेज एंड सेल कर सकते हैं. अगर आप बुक माई फॉरेक्स की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे डिफरेंट करेंसीज अवेलेबल मिलेंगी और आप वहाँ पे कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि किस करेंसी की क्या प्राइस है. आप उसको परचेज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से. अगर आपको कहीं भी ट्रैवल करना है, किसी भी चीज़ के लिए ज़रूरत है, किसी पेमेंट के लिए ज़रूरत है, तो आप बुक माई फॉरेक्स के थ्रू अपनी पेमेंट्स कर सकते हैं. उन पेमेंट्स के लिए ये वेबसाइट बुक माई फॉरेक्स आपसे कुछ कमीशन लेती है, कुछ फीस लेती है. और बट जो भी ट्रांजैक्शन होता है, जो भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन यहाँ पे होता है, वो बहुत ही फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से होता है. So in forex trading, it is a 24 hours market. You can buy or sell currencies all the time. Forex market में forward and futures के बहुत यूज होता है. फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स हमने इससे पहले बुलियन मार्केट में भी डिस्कस किया था. फॉरवर्ड में जो प्राइस करंट डेट पे सेट होता है उसी प्राइस पे ट्रांजैक्शन फ्यूचर डेट पे की जाती है, चाहे कुछ भी प्राइस हो. और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में जो फ्यूचर वैल्यू होगी, एक फ्यूचर वैल्यू कुछ समय बाद की सेट कर दी जाती है और उस दिन चाहे कोई भी वैल्यू हो उस पर ट्रांजैक्शन होता है. तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में स्पेकुलेटर आर्बिट्रेजर्स भी अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं. And sometimes retail traders who don't want to deliver the full amount of currency they are trading, instead they want profits over the differences in currencies, they also assume the position of brokers in foreign exchange market. तो अब अगर बात करें, हम बार बार ये पॉइंट कह रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट 24 आवर्स वर्क कर रहा है, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट. तो कितना लार्ज है, हाउ लार्ज इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? तो यहाँ पे पुराना डेटा है, बट इन अप्रैल 2016 इट वाज एवरेज की पर डे ट्रांजैक्शन जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हो रहा है, दैट वाज ऑफ 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स, सॉरी 5.1 ट्रिलियन डॉलर्स पर डे. तो हम यहाँ पे जो यूनिट है जो हम देख रहे हैं 5.1 ट्रिलियन डॉलर पर डे, इससे हमें पता चल रहा है कि ये कितना ज़्यादा लार्ज स्केल पे काम करता है. तो जो आपके लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स हैं वो कहाँ कहाँ लोकेट करते हैं? फर्स्ट इज इन लंदन, देन न्यूयॉर्क, देन सिंगापुर, टोक्यो, फ्रैंकफर्ट जर्मनी, हांगकांग एंड सिडनी. यहाँ पे लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आपके एग्जिस्ट करते हैं और यहाँ से बाकी वर्ल्ड पे ट्रांजेक्शन्स होती हैं. और फिर फॉरेक्स में ट्रांजेक्शन कैसे करते हैं, ये चीज़ तो हमने पढ़ी ली कि 24 घंटे इसमें ट्रांजेक्शन होती है, 5 डेज ट्रांजेक्शन होती है और इस ड्यूरेशन में आप करेंसीज बाय एंड सेल कर सकते हैं. हिस्टोरिकल स्टैंड पॉइंट से देखें या अगर हम आज से 10 या 20 साल पीछे चले जाएं, तो जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग थी वो बेसिकली गवर्नमेंट्स पे और लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस तक ही पाई जाती थी. इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस या स्मॉल बिजनेस फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस का पार्ट नहीं बनते थे. बट जब आज की डेट में हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पे होती है, एवरीथिंग हैज़ कम अंडर द व्यूज ऑफ और under the lines of internet, now foreign exchange transactions can be done by anyone. तो अब इसमें कई सारे बैंक्स, ब्रोकर्स, इन्वेस्टमेंट फर्म्स भी आ गए हैं. So when trading in forex market, you are buying or selling the currency of a particular country relative to another currency, but there is no physical exchange of money from one party to another. That's what happens at foreign exchange kiosk. When a tourist is visiting New York from Japan, he may convert his physical yen to actual US dollars by giving some commission fees. So for example, when in 2018 I went to um, conference for a conference in Singapore,
There were several foreign exchange kiosks around the Singapore city, जहाँ पे अगर मैं चाहूँ ज़रूरत पड़ने पे मैं अपने रुपी अकाउंट से ट्रांजेक्शन करके अपने लिए सिंगापुर डॉलर्स परचेज कर सकती हूँ और मुझे कुछ कमीशन फीस देनी पड़ेगी। उसके अलावा अम, और भी आप बैंक्स के थ्रू या फिर आप अपना ट्रैवल कार्ड्स लेके ट्रैवलर्स चेक लेके भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। So here in foreign exchange market, currency is always traded relative to another currency. If you are selling one currency, then you are buying another currency. Or if you are buying another currency, then you are selling another currency. So the profit in this electronic trading is made on the difference between transaction prices. तो अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या होता है कि आपका जो डिफरेंसेस है प्राइस के बीच में वो आपका प्रॉफिट बनाता है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने जैसे बताया कि इन 2018 आई हैड टू विजिट सिंगापुर फॉर अ कॉन्फ्रेंस, तो आई वेंट टू द वेबसाइट ऑफ बुक माई फॉरेक्स। मुझे सिंगापुर डॉलर्स परचेज करने थे अपने यूज़ के लिए। उस टाइम पे जो परचेज पॉइंट था, जो परचेजिंग प्राइस था सिंगापुर डॉलर का, दैट वाज 55 रुपीज पर डॉलर। एक सिंगापुर डॉलर के लिए मुझे सारा जीएसटी टैक्सेस मिला के 55 रुपीज पे करने थे। बट उसमें जब मैंने सेलिंग प्राइस देखा, अगर मैं वापस आती हूँ और मैं अपने वापस से अपने सिंगापुर डॉलर्स को सेल करना चाहती हूँ, तो उस टाइम पे जो सेलिंग प्राइस था मेरी तरफ से जो मुझे मिलेगा एक सिंगापुर डॉलर को सेल करने का, दैट वाज 49 रुपीज। तो अगर मैं एक सिंगापुर डॉलर खरीदती हूँ तो वो उसकी वैल्यू होगी 55 रुपीज, मुझे पे करने पड़ेंगे। और अगर मैं सिंगापुर डॉलर सेल कर रही हूँ तो मुझे उसके $1 के मिलेंगे 49। अब ये जो 49 और 59 के बीच, 55 के बीच में जो 6 रुपीज का जो डिफरेंस है, ये प्रॉफिट बनाता है उस ट्रांजैक्टिंग पार्टी का। ये जो 6 रुपए का डिफरेंस है, ये बुक माई फॉरेक्स जैसी कंपनी के लिए, ई कॉमर्स कंपनी के लिए या इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के लिए उसका प्रॉफिट है। ओके, देन फॉरेक्स में आपकी कुछ ट्रांजेक्शन्स होती है। एक होती है स्पॉट ट्रांजेक्शन। स्पॉट ट्रांजेक्शन्स तब की जाती हैं जब आपको विद इन 24 टू 48 आवर्स में अपनी ट्रांजेक्शन कर देनी है। ये ज़्यादातर यूएस डॉलर्स और आपके येन के साथ ये ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं। फिर आपका आता है फॉरेक्स रोल ओवर। यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन है वो होती है आपके एवरी डे के ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के 5 बजे के टाइम के बेसिस पे। उस टाइम पे जो आपका अमाउंट होता है, जो आपका सेट प्राइस होता है, उसी पे आपकी ट्रांजेक्शन होती है। फिर आपकी होती है फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन। जब लेटर डेट पे ये डिसाइडेड हो, जब कॉन्ट्रैक्ट में ये डिसाइडेड हो कि हम लेटर डेट पे पेमेंट करेंगे, तो उस केस को हम फॉरेक्स की फॉरवर्ड ट्रांजेक्शंस कहते हैं। फिर आता है आपका फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स में क्या होता है कि अग्रीमेंट इज मेड बिटवीन द टू पार्टीज टू डिलीवर अ सेट अमाउंट ऑफ करेंसी ऑन अ सेट डेट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपायरी डेट। तो फ्यूचर्स में एक डेट सेट हो जाती है और उस डेट पे आपको एक सेट अमाउंट ऑफ करेंसी डिलीवर ही करनी है उस डेट पे। उस डेट को हम एक्सपायरी डेट भी कहते हैं। So this was all about forex and futures and forex instruments. Why forex important? Why foreign exchange market is important? और foreign exchange market इसलिए भी important है, ये question इसलिए भी बहुत ज़्यादा important है क्योंकि अब हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्लोबल इकोनॉमी हो चुकी है। हम हर कंट्री से, कई सारी बड़ी कंट्रीज से ट्रांजैक्शन करते हैं और उनसे इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं। उनको अपनी करेंसी में पेमेंट करते हैं और कई बार उनकी करेंसी में पेमेंट लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। Then these are the references which I use to prepare the notes for this first unit of investment analysis. अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, तो आप इन सभी वेबसाइट्स पे जाके पढ़ सकते हैं। इन वेबसाइट्स में जो आपकी जो ज़्यादा अच्छी वेबसाइट्स हैं, उसमें मैं आपको इन्वेस्टोपीडिया या फिर फाइनेंस मैनेजमेंट वेबसाइट के नाम को प्रेफर करूँगी। बट ये डिपेंड करता है कि आपको कहाँ समझ में आता है। उसके अलावा आप इन्वेस्टमेंट एनालिसिस को पढ़ने के लिए बुक्स ले सकते हैं। जो यहाँ पे जो फर्स्ट 2 मेंशंस हैं वो बुक्स के हैं, विच आर अवेलेबल इन योर कॉलेज लाइब्रेरी एंड बुक शेल्फ्स ऑल्सो। पहली किताब है आपकी बाय अब्धानी एंड नेक्स्ट बुक इज योर बाय रुस्तगी।
आप इनको यूज़ कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट एनालिसिस की पढ़ाई करने के लिए। उसके अलावा देयर आर सेवरल डिफरेंट websites and YouTube lectures where you can also go for further knowledge. Us- After that, even after that, if you have any queries, if you have any questions, you can ask me anytime. You can put up your question in Google Classroom, or you can send your questions on my Gmail ID, institutional Gmail ID, and I will be happy to answer your question as soon as possible. So this was all about your first unit of investment analysis. तो हमने इन्वेस्टमेंट एनालिसिस की यूनिट में टोटल 9 लेक्चर्स कवर किए हैं, जिसमें से ये लास्ट लेक्चर जो था आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स पे था. होपफुली आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क मी as soon as possible. I'll be happy to answer. And it was very nice interaction with you all, and I hope I'll find you for next units also, next unit lectures also. So have a very nice day ahead, students. This is Ritu Singh signing off with this lecture, and have a nice day ahead. Thank you, students.